नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तृतीय क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपने जो पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक रहेगा वो है सिंचाई। इसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई। सिंचाई या इरिगेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई या इरिगेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। वैसे देखो एग्जाम में कोई डेफिनेशन वगैरह पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सिंचाई क्या होती है। देखो सिंचाई क्यों करते हैं? अपने पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई करते हैं, मिट्टी के अंदर आर्द्रता बनाए रखने के लिए सिंचाई करते हैं, ये सबको पता है। तो पौधों की वृद्धि और मिट्टी के अंदर आर्द्रता बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की जो क्रिया है वो क्या है? सिंचाई। उसको क्या कहते हैं अपने? सिंचाई। आप लिख सकते हो इसको, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आर्द्रता बनाए रखने के लिए पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आर्द्रता बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से पानी देना, पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यही तो है सिंचाई की डेफिनेशन, सिंचाई कहलाती है। ठीक है, पौधों की अपने देखो इसको रटना नहीं है। अपने सिंचाई क्यों देते हैं? पानी क्यों देते हैं पौधों को? पौधों की वृद्धि के लिए क्यों देते हैं? मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने के लिए, ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए। कृत्रिम रूप से तो देते हैं। यानी कि देखो कृत्रिम एक होती है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, एक होती है कृत्रिम रूप से। जो प्राकृतिक रूप से आती है वो तो बरसात होती है, वो सिंचाई थोड़ी होती है। जो अपने देते हैं जैसे नहरों से देते हैं, फुहारा इनसे देते हैं, वो होती है कृत्रिम रूप से। तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से तो पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यहां तक समझ आ गया कि सिंचाई क्या होती है। ठीक है, अब ये सिंचाई क्यों देते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, वो भी आप थोड़ा देख लो। महत्व या आवश्यकता, क्यों देते हैं भाई सिंचाई? क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है? देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, पौधों की वृद्धि के लिए देते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए। दूसरा क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर कुछ लाभदायक या जीवाणु होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, क्या मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पालने की समस्या ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा पाला पड़ता है, तब अपने सिंचाई देते हैं, हल्की सिंचाई। उससे क्या होता है कि पाला जो होता है फसलों को कम लगता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पाले से बचाव के लिए, और इसके अलावा आपको सबको पता है कि पौधों के अंदर एक क्रिया होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। ये सबको पता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तो क्लियर है। यहां तक सिंचाई क्या होती है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आर्द्रता बनाए रखने के लिए जो आप आर्टिफिशियल रूप से जो इरिगेशन देते हैं, जो कृत्रिम रूप से जो पानी देते हैं, वो कहलाती है आपकी सिंचाई। कहाँ महत्व पड़ी, यानी कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आपको, या इसका क्या महत्व है इसका सिंचाई का? एक तो पौधों की ग्रोथ के लिए देते हैं अपने सिंचाई, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपने मृदा में लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनकी भी ग्रोथ, क्योंकि कुछ बेनिफिशियल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोइल के अंदर होते हैं, उनको भी तो पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उनके लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि के लिए। अब पाले से मैंने बता दिया कि पाले की समस्या ज्यादा होती है, तो पाले से बचाव के लिए भी अपने हल्की
सिंचाई दे देते हैं तो पौधों को पालने से बचाव हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी इसकी सिंचाई की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया सिंचाई की डेफिनेशन और इसकी क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे साधन। देखो, एक होता है साधन, एक होता है स्रोत, दोनों में डिफरेंस है। स्रोत तो मतलब होता है कि सोर्स क्या है, यानी कि सिंचाई जो पानी है वो आता कहाँ है, उसका सोर्स क्या है, यानी कि नहरों से आता है, तालाबों से आता है, वो तो होता है स्रोत। एक होता है साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। साधन का मतलब है कि अपने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अपने क्या करते हैं, पानी दे सकते हैं खेत में या पानी निकाल सकते हैं कुओं वगैरह से। देखो, जो पुराने टाइम में क्या करते थे, कुछ ऐसी चीजें, कुछ साधन बनाए होते थे जिससे क्या होते, कुओं से पानी निकालते थे फिर और खेत में देते थे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उनमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। एक तो है ढेकली, या इसको पिकोटा भी कहते हैं। ठीक है, इसको पुराने टाइम में काम में लेते हैं, अब नहीं लेते इसको। लगभग क्या करते थे, इसमें 1 से 3 मीटर गहरा जो कुआं होता है ना, उससे पानी निकालने के लिए इसका काम में लेते थे और खेत में पानी अपने जो सिंचाई करने में काम आते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, एक होता है बाड़ी, जिसको ढोलन टोकरी भी बोल देते हैं। ये भी लगभग 1 से 2 मीटर गहरा जो कुआं जो होता है, उससे पानी निकाल के सिंचाई के काम। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये तो मैंने बता दी वैसे ही, क्योंकि प्राचीन साधन है। जो साधन जब पढ़ रहे हैं तो ये अपने को पढ़ना जरूरी है, डेगली, पिकोटा, बाड़ी, ढोलन टोकरा। अब जो 3 नंबर है रेहट, इसको आप स्टार लगा के लिख लेना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है रेहट? आपने देखा होगा पहले टाइम में क्या करते थे, गांवों में कुआं होता था, ठीक है, सार्वजनिक कुआं होता था। वहां पर क्या, 2 बेल बांध के उस कुएं के चारों ओर वो बेल घूमते थे, उस बेल के रस्सा जो लटका देते थे, उस रस्से से कुछ कोई चीज वगैरह उसमें डाल के कुएं में डालते थे, ऐसे ही था ना। फिर वो जैसे जैसे वो बेल वगैरह कुएं के चारों ओर घूमते थे, वैसे वो पानी है जो वो बाहर निकलता था, तो वो रेहट है। ठीक है, इसमें क्या है, लगभग 10 से 12 मीटर जो गहरा कुआं है ना, 10 से 12 मीटर गहरे कुएं से भी पानी निकाल लिया जाता था इससे। ठीक है, रेहट से। और लगभग 1 घंटे के अंदर 9,000 से लेके 10,000, 9,000 से 10,000 लाख लीटर पानी जो है 1 घंटे के अंदर इस रेट से निकाल लिया जाता था। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जा सकता है आपको, ये एग्जाम में पूछ लिया। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा चरस, या जिसको अपने मोट भी कह देते हैं, चरस या मोट, ये रेहट की तरह ही होता है। चरस या मोट जो होता है रेहट की तरह ही होता है। इसमें आपको याद रखने वाली चीज है वो है, ये एक प्राचीन साधन है, यानी कि सबसे जो प्राचीन जो साधन है पानी निकालने का, वो कौन सा है, चरस या मोट। इसको भी आप स्टार लगा के लिख लो, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 1-2 और बता देता हूं। ये अपने साधन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर बामस, बामस या बर्मा, ये आपने नाम सुना होगा, बामस या बर्मा, ये आधुनिक साधन है, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लो। रेहट, चरस और बर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। बामस या बर्मा आधुनिक साधन है ये सिंचाई का। ठीक है, तो एलानाबाद आपने नाम सुना होगा, एलानाबाद कहां पर है, सिरसा के अंदर। तो भारत के अंदर एलानाबाद के जो बर्मा है वो प्रसिद्ध है। भारत में एलानाबाद के जो बर्मा है वो क्या है, प्रसिद्ध है, और एलानाबाद कहाँ है, सिरसा के अंदर है। ठीक है, फिर लास्ट जो साधन रह गया एक आपका, वो है पंप सेट। ये तो पता ही होगा ना आप सबको, सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप सेट, डीजल से चलने वाला पंप सेट, ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट, वो पंप सेट है ये। ठीक है, ये विकेंद्रीय बल पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल।
विकेंद्रीय बल पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस पर काम करता है। पंप सेट की जो बॉडी होती है ना, पंप सेट की बॉडी, उसको बोलते हैं केसिंग। क्या बोलते हैं उसको? केसिंग। इस केसिंग के अंदर पंखे लगे होते हैं। इस केसिंग के अंदर क्या होता है? पंखे लगे होते हैं और इन पंखों को बोलते हैं इंपेलर। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंचाई के साधन। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेहेट, उसके बाद में ढोलन टोकरी। ठीक है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रेहेट नहीं, सबसे पहले आपको दो और बताए थे, ढेकली और ढोलन टोकरी। उसके बाद में रेहेट बताया आपको। रेहेट और चर्च आपको एक ही बताया, लेकिन चर्च जो है सबसे प्राचीन साधन माना जाता है। उसके बाद में बर्मा आता है, बर्मा आधुनिक साधन है, फिर आपका आगे पंप सेट। तो ये 6 साधन हैं सिंचाई के। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। इनको अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, सिंचाई का अच्छा टॉपिक है, सिंचाई से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सिंचाई के स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स, पानी आता कहां से? वो तो साधन थे सिंचाई के, यानी कि उन साधनों से अपने सिंचाई कर सकते हैं पानी निकाल के। स्रोत मतलब सोर्स क्या है, पानी आते कहां से? सबसे पहले आप लिखो नहरों से। नहरों से, नहरों से सिंचाई होती है, सबको पता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो नहरों से सिंचाई होती है वो कहां पर होती है? आपको पता है, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या होती है? भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है। पता है आपको कितनी होती है? यानी कि टोटल कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई होती है उसकी लगभग 40% सिंचाई जो होती है वो भारत में नहरों से होती है। ये तो बात होगी भारत की। अब एग्जाम राजस्थान का है तो आपसे ये तो पूछेंगे नहीं, राजस्थान का ही पूछेंगे। तो आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में नहरों से 32% सिंचाई होती है भाई। भारत में 40% होती है, राजस्थान में 32% होती है। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, राजस्थान में कहाँ होती है? राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां नहरों से सिंचाई होती है, एक तो है श्रीगंगानगर, एक है हनुमानगढ़। मैंने सबसे ज्यादा बताया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नहरें हैं जैसे जालोर वगैरह है, अलवर वगैरह है, यहाँ चलती है भीलवाड़ा वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा जो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरों से सिंचाई होती है। राजस्थान में कितनी होती है? लगभग 60%। यानी कि 60% सिंचाई जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में होती है ना, वो ओनली नहरों से होती है। तो क्लियर है, भारत में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कितनी होती है? 40%। राजस्थान में कितनी होती है नहरों से? 32%। लेकिन राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में होती है 60%। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि राजस्थान में प्रमुख नहर कौन सी है? राजस्थान में प्रमुख नहर कौन सी है? तो सबको पता है इंदिरा गांधी, IGNP, इंदिरा गांधी जो नहर है ये प्रमुख नहर है ना। ये इंदिरा गांधी नहर है, क्या है? प्रमुख नहर है। इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं भाई, ये भी आप ध्यान रखना, इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपन पढ़ा कि सिंचाई का पहला स्रोत जो नहरों से अपने सिंचाई करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा करते हैं नहरों से। अब सेकंड जो स्रोत पढ़ेंगे अपने सिंचाई का वो है तालाबों से। तालाबों से, अब भाई तालाबों से भी तो होती है। नहरों से तो मैंने बता दिया भी सिंचाई होती है, जहां नहरों की सुविधा नहीं है वहां तालाब है, तो वहां तालाबों से होती है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुछ यूपी में भी होती है, उत्तर प्रदेश। यहां पर भारत में सबसे ज्यादा तालाबों से होती है। अगर एक आपसे स्टेट पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक जो रहेगी तमिलनाडु, ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। और ये जो 4 स्टेट है यहाँ पर होती है, लेकिन इनमें से भी अगर ज्यादा पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा तालाबों से होती है, लगभग 10%। भारत में, ये भारत में है, 10% जो सिंचाई होती है भारत में वो तालाबों से होती है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो तालाबों से सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, वो होती है भीलवाड़ा के अंदर। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कितने परसेंट होती है राजस्थान में तालाबों से सिंचाई, लगभग 3.75%। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती कहाँ होती है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये होगी दूसरा जो स्रोत मैंने आपको बता दिया, तालाबों से। अब सिंचाई नहरों से कर ली, तालाबों से कर ली, इसके अलावा भी तो सिंचाई होती है। जहां पर नहरें ही नहीं है, तालाब ही नहीं है, वहां पर और कोई साधन होगा सिंचाई का। आपने नाम सुना होगा बांध, बांधों से भी सिंचाई होती है। कुछ ऐसे एरिया है जहां पर बांधों से भी सिंचाई होती है, ठीक है। मैं कुछ आपको बांध लिखा देता हूं। वैसे देखो ये एक जीके का टॉपिक है, जीके में भी आप बांध पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको कुछ लिखा देता हूं। आपको पता है चंबल नदी पर 4 बांध है ना। चंबल नदी पर 4 बांध है। सबसे पहले है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध कहां पर है, चंबल नदी में, कोटा के अंदर है, ठीक है। 2 नंबर पर है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ है, ये भी कोटा में, रावत भाटा कोटा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा माही बजाज, माही बजाज सागर, ये बांध है आपका बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर है। और ये माही नदी पर है। देखो आपने नदियां पढ़ी होगी, वैसे तो जीके का टॉपिक है, ठीक है। नदियों में आपने चंबल नदी पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा चंबल नदी की सहायक नदियां, माही नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो माही नदी पर बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। और एक राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा कोटा के अंदर, एक जवाहर सागर है, ये भी कोटा के अंदर है। एक और है गांधी, गांधी सागर करके बांध है, ठीक है। ये कहां पर है, ये नीमच यूपी के अंदर है। तो ये सारे जो बांध है ये भी सिंचाई के काम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ बांध और लिख लो आप जो सिंचाई के काम में आते हैं। बिशलपुर बांध जो टोंक के अंदर है, ये अपने अजमेर, जयपुर, टोंक, इसको पानी की, जयपुर पूरे शहर को जो पानी की जो पूर्ति होती है वो बिशलपुर बांध से होती है, ठीक है। तो ये भी उसमें सिंचाई में काम आता है, बांध है। इसके अलावा एक है पांचना बांध, ये करौली के अंदर है। ये एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है ये, ठीक है। इसके अलावा एक मेजा बांध है, ये भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी पर है ये कहाँ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जवाई बांध है, जवाई बांध जवाई नदी पर, जवाई नदी पर है पाली के अंदर। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं, ठीक है।
ये जो ज्वाई बांध है, जो ज्वाई नदी पाली के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मेजा बांध हो गया भीलवाड़ा कोठारी नदी पर, पांचड़ा बांध हो गया करौली के अंदर जो एकमात्र मिट्टी से बना बांध है, बिशुलपुर बांध हो गया टोंक। इसके अलावा और भी बहुत बांध है, आप देख लेना। ये क्या है, जीके के वो है। एक भाखड़ा बांध है, सतलज नदी पर है, ठीक है, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर और पंजाब के अंदर सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया बांध वाला। इसके अलावा एक स्रोत है झीलें। झीलों से भी सिंचाई होती है भाई। जहां पर नहर नहीं है, तालाब नहीं है, बांध नहीं है, वहां पर झीलों से सिंचाई होती है। अब झीलें भी दो टाइप की होती है, ये भी एक जीके का टॉपिक है। मैं आपको थोड़े नाम बता देता हूँ डिटेल से, आप वहां पढ़ते रहना। खारे पानी की झीलें होती हैं और मीठे पानी की झीलें होती है, सबने पढ़ रखा है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? नाम लिख लो आप। सांबर, ये जो फुलेरा जयपुर है वहां, नागौर, अजमेर, 3 जिलों में फैली हुई है। डीडमना, ये नागौर के अंदर है, ठीक है। डीडमना नागौर के अंदर है। पचपदरा, ये बाड़मेर के अंदर है। पचपदरा बालोतरा बाड़मेर, ठीक है, वहां पर है ये। लूणकरणसर, ये बीकानेर के अंदर है, ठीक है। एक है फलोदी, ये फलोदी के अंदर है। एक है बाप, वो भी फलोदी के अंदर है। इसके अलावा डेगाना, डेगाना झील है, ये नागौर के अंदर है, ठीक है। डेगाना झील कहां पर है? नागौर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा एक रेवासा झील है जो सीकर के अंदर है। तो ये सारी खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि खारे पानी की झीलें जो कौन से जिले में होती है, तो नागौर के अंदर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं। ये जो खारे पानी की झीलें हैं ना, इनसे सिंचाई वगैरह नहीं करते ज्यादा। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं आप लिख दो। मैंने बता दी आपको, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की दो टाइप की झीलें होती है। मीठे पानी की जो झीलें होती है इनसे सिंचाई करते हैं, ठीक है। कुछ बांध ऐसे भी है जिनसे सिंचाई नहीं होती। मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? जयसमंद, कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। राजसमंद, ये कहां पर है? ये राजसमंद के अंदर ही है। ये राज सिंह ने बनाई है, जय सिंह ने बनाई, ठीक है। सुना होगा ये आपने दोनों झीलों के नाम। इसके अलावा पिछोला झील है, कहां पर है ये भी उदयपुर के अंदर है। उदय सागर झील कहां पर है? ये भी उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, ठीक है। फाय सागर झील, ये अजमेर के अंदर है। आना सागर झील, ये भी अजमेर के अंदर है। तो ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं जिनसे सिंचाई होती है। तो ये थे सिंचाई के स्रोत, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की डेफिनेशन, उसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो बता दिया। उसके अलावा साधन बता दिए, ठीक है, रेहेट, ढोकली वगैरह जो भी था वो बताया। उसके बाद में स्रोत बताए, नहरों से सिंचाई, झीलों से। अब सिंचाई में आपका जो एक है वो है कि सिंचाई देने की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा आपका। तो वो आपको सिंचाई की विधियां वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।